नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री की। आज अगर हम बात करें, रायपुर विधानसभा क्षेत्र के मथुरावाला पहुंचे और करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम की जनसभा में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि 2022 के चुनाव में बीजेपी की सरकार बनेगी और जो वादा हमने जनता से किया है वो हम लगातार पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की अगली सरकार सैन्यधाम में शपथ लेगी। सीएम ने बताया कि 15 महीने में सौंग बांध बनकर तैयार होगा। साथ ही महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार नई योजना लेकर आएगी। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना जल्द सरकार लाएगी। देखिए, साल भर पहले ही काम पूरा कर रहा हूं। विजन डॉक्यूमेंट के 85% काम पूरे हो चुके हैं। विजन डॉक्यूमेंट से आप इसे मैनिफेस्टो समझिए बीजेपी का, जिसे आजकल बीजेपी अलग अलग स्टेट्स में विजन डॉक्यूमेंट के नाम से जो है अब बात करती है मैनिफेस्टो को। तो विजन डॉक्यूमेंट की बात करते हुए ये कहती हैं कि हमने 85% काम पूरे कर दिए। अभी 1 साल का समय बाकी है। महिलाओं को लेकर हम काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट को लेकर काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट को लेकर हम काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री माननीय विधायक जी स्वागत करेंगे, जी का स्वागत करेंगे शॉल उड़ाकर और बुके देकर। माननीय रोशनलाल खट्टर जी का भी सिंह रावत मौजूद हैं। आज आपने रायपुर विधानसभा में महत्वपूर्ण घोषणा की है कि सरकार अभी जमीन में मालिकाना हक देने के बाद अब महिलाओं के लिए घसियारी योजना भी लाने जा रही है। सर, क्या कुछ है ये योजना? देखिए, उत्तराखंड में अनेक महिलाएं जब जंगलों में जाते हैं, घास लेने जाती हैं, लकड़ी लेने जाते हैं, ये हर कोई जानता है कि जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है वो महिलाओं पर आधारित है। और इसलिए ये जो अकाल मौत हो जाती है गिरने के कारण, पेड़ों से गिरने के कारण, फिसलने के कारण, नदी क्रॉस करते समय या जंगली जानवरों के कारण, ऐसे कई मौतें यहाँ पर हर साल होती हैं। ये मौतें न हों, उसके लिए मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना ये हम राज्य में प्रारंभ करने जा रहे हैं, ताकि हमारी जो इस तरह की जो दुर्घटनाएं होती हैं उनसे बचा जा सके। और उसके लिए हम लोगों ने एक मशीनों का सहारा लिया है। एक मक्की आती है जो बहुत ही दुधारू पशुओं के लिए, जिसका चारा बहुत ही लाभप्रद होता है। उसमें तमाम तरह के मिनरल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, तो उसमें उसके माध्यम से उनको मिलेंगे और सस्ते दाम पर ये उन तक पहुंचाया जाएगा। एक सर, आपने कहा कि जो अगला शपथ ग्रहण समारोह वो सैन्यधाम में होगा, इसको ब्रीफ कीजिए। देखिए, उत्तराखंड ये सैन्य पृष्ठभूमि वाला प्रदेश है और हर परिवार का कहीं ना कहीं सैन्य और सैनिक से रिश्ता नाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड को पंचम धाम, सैन्य धाम की संज्ञा दी थी और उसी आलोक में हम लोग ये सैन्यधाम बनाने जा रहे हैं। और उसमें प्रत्येक शहीद के आंगन की मिट्टी, जहाँ पर उसने अपना बचपन बिताया है, जिस धारा से उसने पानी पिया है, उस गांव की एक शिला, ये सब उसमें लिया जाएगा। हर गांव से सम्मानजनक तरीके से ये सब कुछ वहाँ से लाया जाएगा, उससे सैन्यधाम बनाया जाएगा। और वहाँ पर ये एक तरह से हमारा एक पंचम धाम, जहाँ पर जो सरकार बनेगी, जो मुख्यमंत्री होंगे, मंत्रीगण होंगे, वहाँ पर शपथ उनका होगा, इस कल्पना के साथ इसको बनाया जा रहा है। थैंक यू सर। तो आप थे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। महिलाओं को जमीन में मालिकाना हक देने के बाद अब महिलाओं के कल्याण के लिए सरकार एक और योजना लॉन्च करने जा रही है, जिसको मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना नाम दिया जाएगा। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। उधर उत्तराखंड में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 5 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात देहरादून को मिल गई है। क्या खासियत होगी इस बस की, किस रूट पर इसका संचालन होगा? स्पेशल रिपोर्ट। देहरादून को इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिल गई है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत देहरादून में फर्स्ट फेज में आईएसबीटी से राजपुर तक 5 इलेक्ट्रिक बसों को रवाना किया गया। बस में हिंदी, इंग्लिश और गढ़वाली भाषा में जानकारी दी जा रही है। वहीं इसका किराया 10 रुपए से लेकर 55 रुपए रखा गया है। इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से पैनिक बटन, जीपीएस फैसिलिटी, दिव्यांगों के लिए रैंप के साथ साथ हर सीट पर चार्जिंग फैसिलिटी दी गई है। बस को पीपीवी मोड पर चलाया जा रहा है।
इसके लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट 1 किलोमीटर के लिए 66 रुपए देगा। उम्मीद है कि आज से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर में देहरादून के अंदर एक नया बदलाव देखने को मिलेगा, लोगों को एक अच्छी सुविधा मिलेगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बस चलने से ट्रैफिक में भी जो इंडिविजुअल लोग कार वगैरह से जाते हैं उसमें भी कमी आएगी। वहीं बस की सवारी करने वाले लोग भी काफी उत्साहित नजर आए। ये बस ये उससे भिन्न है, क्यों इसमें हमारे परिवहन निगम के परिचालक चलेंगे जो यात्रियों को सम्मान देंगे और उनके जो बुजुर्ग हैं जैसे मतलब उनको अच्छे ढंग से डीलिंग करेंगे, जिससे यहाँ की जनता बहुत प्रसन्न होगी और ये बहुत सक्सेसफुल रहेगा। ये इलेक्ट्रिक बसों के चलने से अब देहरादून में बस में सफर करना आसान हो सकेगा। साथ ही अगर ट्रैफिक से बचना है तो ये बस फायदे का सौदा हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं सीएम त्रिवेंद्र रावत के दिल्ली दौरे की। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत 3 दिन के दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं। आज दोपहर 2:30 बजे सीएम दिल्ली रवाना हो जाएंगे। इसके बाद 22 और 23 फरवरी को भी सीएम दिल्ली में ही रहेंगे। बैठकें हैं, इस दौरान सीएम प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। अन्य केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात की चर्चा है। तो देखिए, हिमाद्री एम्पोरियम का वो उद्घाटन भी करेंगे। आज शाम 4 बजे तक वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। उसके बाद 5:40 पर उत्तराखंड सदन पहुंचेंगे और फिर जो है हिमाद्री एम्पोरियम का वो उद्घाटन करेंगे। कल की जब हम बात करते हैं तो ये भी खबरें हैं कि प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हो सकती है, कुछ केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात हो सकती है। महत्वपूर्ण जब विषयों की बात करें तो हाल फिलहाल में आपदा आपके सामने है, जिस तरह से स्टेट को फाइनेंशियली लॉस हुआ है। उसके अलावा कई प्रोजेक्ट्स जो बिल्कुल ही हमें कहें कि शून्य हो गए, उन्हें फिर से कैसे शुरू किया जाए। चुनावी साल अगला है तो उसे किस तरह से लेकर आगे बढ़ा जाए, स्ट्रैटेजीज की बात करें या फिर हम बात करें प्रदेश में गुटबाजी की, उससे कैसे आगे बढ़ा जाए। तो इस विजिट को महत्वपूर्ण कई मायनों में माना जा रहा है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को भी रेल मार्ग से जोड़ा जाएगा। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत का कहना है कि रेल मंत्री ने इसके लिए अपनी रजामंदी दे दी है। उन्होंने कहा कि गैरसैंण हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, इसी वजह से रेल मार्ग से जोड़ने को लेकर रेल मंत्री से उन्होंने मांग की थी, जिस पर रेल मंत्री ने अपनी हामी भर दी है। इसके साथ ही कर्णप्रयाग से जोशीमठ, सोनप्रयाग रामनगर से चौखुटिया और गंगोत्री यमुनोत्री को भी रेल मार्ग से जोड़ने की तैयारियां की जा रही है। सांसद ने यह भी कहा है कि रेल मंत्रालय तेजी से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर भी काम कर रहा है। गैरसैंण हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, इसलिए उसको और आगे आना चाहिए। तो वहाँ का भी सर्वे मंत्री जी ने उसके लिए ओके किया है। तो ऐसे सोनप्रयाग तक के लिए भी आपका यह है। तो यही नहीं तो उधर गंगोत्री यमुनोत्री को जोड़ने के लिए भी यह सर्वे का काम शुरू होने होगा। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए उत्तराखंड परिवहन निगम अब अपनी 400 बस को सीएनजी में कन्वर्ट करने की प्लानिंग में है और इसके लिए 400 बस का प्रपोजल शासन को भी भेजा गया। परिवहन निगम के जीएम का कहना है कि नई बसों की खरीद में ज्यादा पैसा लगता है, ऐसे में पुरानी बसों में ही सीएनजी किट लगाकर संचालन करने से पेट्रोल डीजल की बचत के साथ ही निगम का खर्च भी कम होगा। अभी हमारी 13 बसें सीएनजी की चल रही हैं, जिनमें हमें ईंधन में काफ़ी बचत दिखाई दे रही है, जो लगभग 50% तक है। तो हम लोगों ने प्रस्ताव है कि जो हमारी दिल्ली मार्ग पे बसें चलती हैं, लगभग 400 बसों में हम सीएनजी किट लगा के उन्हें कन्वर्ट करें। तो अभी बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में प्रस्ताव है, लेकिन हम लोग इस पे विचार करके अपने निदेशक मंडल में प्रस्ताव ला के इस पर आगे कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। कुल मिलाकर निगम बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। व्यापारियों का कहना है कि भारत से ही पेट्रोल डीजल खरीदने वाले नेपाल में पेट्रोल डीजल के दाम 20 रुपए सस्ते हैं। केंद्र सरकार में पेट्रोलियम पार्लियामेंट के सदस्य और सांसद अजय टम्टा ने कहा है कि पेट्रोल डीजल की कीमत खपत पर भी निर्भर करती है, सरकार भी इस पर सब्सिडी देती है। पेट्रोलियम पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर हूं, इस नाते से मैं बता रहा हूं कि तेल के दामों का निर्धारण इंटरनेशनल मार्केट कच्चे तेल के आधार पर ही तय होता है और उसके आधार पर हम सरकार उस पर सब्सिडी भी करती है। ऐसा नहीं, बहुत सारी चीज़ों में टैक्स भी लगता है।
कुमाऊं कमिश्नर पर्वतीय जिलों के दौरे पर हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में हर साल प्राकृतिक आपदाओं की वजह से दर्जनों लोगों की जान चली जाती है। दूरस्थ गांव होने की वजह से रेस्क्यू टीम को गांव तक पहुंचने में कई घंटे बीत जाते हैं। लेकिन अब कमिश्नर ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गांव में ही आपदा राहत बचाव का प्रशिक्षण युवाओं को दिया जाए, जिससे आपदा के बाद राहत बचाव में लोगों की जान बचाई जा सके। क्विक रेस्पॉन्स कैसे हो ना, जल्दी से जल्दी आदमी कैसे मौके पे पहुंचे और अधिक से अधिक रेस्क्यू एंड रिलीफ के वर्क हो सके जल्दी से, उसी का एक प्रयास है। और जो आपने अभी चमोली वाले में भी देखा होगा, रेस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा था। वो इसी बात का प्रतीक है कि आपदा प्रबंधन के संदर्भ में जो मैनेजमेंट है या जो दिशा निर्देश है वेरी क्लियर, बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, उनका क्रियान्वयन हो रहा है। और एक बड़ी खबर ये आ रही है कि यूपी एसटीएफ के दिल्ली में बड़ी कार्रवाई हुई है। पीएफआई से जुड़े मामले में कार्रवाई, शाहीन बाग इलाके में कार्रवाई, आरोपी के घर पर छापा मारा गया है। शिबली नोमानी रोड इलाके में ये छापा मारा गया है। पीएफआई हमेशा से आपको पता है फंडिंग को लेकर संदेह के घेरे में, उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। एसटीएफ लगातार एक्टिव मोड पर काम कर रही है। आपने देखा उत्तर प्रदेश में कई ऐसे लोग सामने आते हैं जो कि हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं, साथ ही केरल से इसका कनेक्शन, और उसके बाद दिल्ली में ये बड़ी कार्रवाई, शिबली नोमानी इलाका जहां पर यह कार्रवाई हुई है। यूपी की एसटीएफ जो है वो एक्शन मोड में लगातार काम कर रही है। स्पेशल टास्क फोर्स जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, पीएफआई ये अपनी फंडिंग्स को लेकर असामाजिक गतिविधियों की वजह से खास तौर से चर्चा में रहता है। तो यूपी के एसटीएफ के दिल्ली में बड़ी कार्रवाई, पीएफआई से जुड़े मामलों में कार्रवाई हुई है। शाहीन बाग इलाके में कार्रवाई, आरोपी के घर पर छापा मारा गया। एसटीएफ ने शिबली नोमानी रोड इलाके पर जो है छापा मारा है, और ये माना जा रहा है कि शायद जो शाहीन बाग प्रोटेस्ट हुआ था और उसके बाद अगर आप दिल्ली हिंसा देखें तो शायद इनके तार उससे भी जुड़े हो सकते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ये चर्चा भी हो रही है कि ये इससे जुड़े हो सकते हैं। तो पीएफआई से जुड़े मामलों में ये यूपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी। शंकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शंकर, इस कार्रवाई के बारे में बताइएगा। देखिए जीना, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश में पीएफआई से संबंध रखने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जब उससे पूछताछ की गई तो उसके बाद कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। उसी के आधार पर यूपी एसटीएफ की टीम राजधानी दिल्ली पहुंची और यहां पर शाहीन बाग इलाके में पहुंच करके यहां पर छापेमारी के मामले को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से दोनों जो संदिग्ध आरोपियों से जब पूछताछ की गई थी तो उसके बाद ये पता चला था कि उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में उसके जो मंसूबे हैं उसके बारे में जानकारियां मिली थी, और उसी के आधार पर उसका जो कनेक्शन राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग में प्राप्त हुआ। और उस वक्त में भी जो पिछले कुछ दिनों पहले जब उसकी गिरफ्तारी हुई थी तो उस वक्त में भी यूपी के जो अधिकारी हैं पुलिस के, उन्होंने कहा था कि इस मामले में दिल्ली दंगा से जुड़े हुए मामले में भी इस मामले पे जो कनेक्शन है वो सामने आ सकता है। और इस मामले में जिस तरह से राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग में रहने वाले जो एक शख्स हैं उसके साथ में उसका कनेक्शन सामने को देखने को मिला है, लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए आज उत्तर प्रदेश पुलिस की जो टीम है आज यहाँ पे पहुँची है और यहाँ पे छापेमारी कर रही है। और जिस तरह से एक अलमी अपार्टमेंट है उस जगह पे बाकायदा पहुंची है शाहीन बाग के अंदर में, और यहाँ पे पहुंच करके पूछताछ की प्रक्रिया और इसके साथ ही घर के अंदर में जो संदिग्ध युवक है उसके घर पे छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। और कहा जा सकता है कि अभी से लेकर पिछले कुछ समय में जिस तरह से बाकायदा पीएफआई से संबंधित जो जानकारियाँ मिली हैं, ये मामला जो है जिस तरह से इस मामले में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मामला पहले भी देखने को मिला था, यहाँ तक कि जो हाथरस कांड जो हुआ था उस वक्त में भी 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। तो उत्तर प्रदेश के अंदर में किस तरह से पीएफआई संस्था अपना पाँव जो है लगातार पसारने की कोशिश में है, और इस मामले में लगातार जिस तरह से लगातार इनपुट्स मिल रहे थे उसी के आधार पर ये गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। और आज राजधानी दिल्ली में भी जो शाहीन बाग का इलाका है, शाहीन बाग इलाके की अगर बात करें तो शाहीन बाग इलाका राजधानी दिल्ली में जामिया नगर इलाके में है, और यहाँ पर लगातार जो यूपी एसटीएफ की टीम जो है यहाँ पे पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस की भी टीम मौके पे पहुंची हुई है, लेकिन जो यहाँ पे एक्शन है, जो कार्रवाई है, वो उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा अंजाम दिया जा रहा है।
और इस मामले में हालांकि केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के पास पहले से कुछ मामले दर्ज थे, वो पहले से जांच किया जा रहा था, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों पहले जो केरल मूल के जो 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उसके पास से काफ़ी संदिग्ध सामान भी बरामद किया गया था, उसी मामले में जब आगे विस्तार से पूछताछ की गई तो राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग कनेक्शन के बारे में मामला सामने आया और यहाँ पे पहुँच करके इस मामले में आगे की तफ्तीश की जा रही है। तो जब यहाँ पर पूरी तफ्तीश की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद ही इस मामले में औपचारिक तौर पर बताया जा सकता है कि आरोपी के पास से क्या मिला है, किस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी मिली है और किस तरह से उत्तर प्रदेश में जो गिरफ्तार आरोपी है उसके साथ में क्या कनेक्शन है। जी शंकर, कुल मिलाकर अब ये समझा जाए कि कहीं ना कहीं सभी के तार जुड़े हुए हैं। प्रोटेस्ट की बात करें, प्रोटेस्ट के बाद जो हिंसा होती है, पिछले दिनों जो लोग पकड़े जाते हैं, केरल कनेक्शन का आपने जिक्र किया, पीएफआई जो संचालित होता है जिस तरह से, और यूपी में कई जगहों पर जब हमने असामाजिक गतिविधियां देखी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, उसे लेकर आगे बढ़ के आप इनके और जो साथी उस तक पहुंच सकते हैं, उसे लेके अब किस तरह से स्टेप्स उठाए जा रहे हैं कि आखिर इन लोगों के साथ कौन कौन से लोग शामिल हैं, उन तक भी पहुंचा जाए। देखिए, पीएफआई के जो अधिकारी हैं, पीएफआई संस्था से जुड़े जो अधिकारी हैं, जो अनीश, उन्होंने कुछ दिन पहले बाकायदा बयान जारी करते हुए कहा था कि ये बेबुनियाद आरोप है, पीएफआई को जानबूझकर एक साजिश बाकायदा बदनाम किया जा रहा है। लेकिन इस मामले पर जो उत्तर प्रदेश पुलिस है उनका कहना है साफ तौर पे कि हमारे पास पीएफआई संस्था से जुड़े हुए कई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं और उसी के मुताबिक, कानून के मुताबिक ये कार्रवाई की जा रही है। जिस तरह से इस मामले में अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अगर बात करें हाथरस कांड की, अगर बात करें तो हाथरस कांड के ठीक वक्त में जिस तरह से 4 आरोपियों की गिरफ्तारी मथुरा टोल प्लाजा से हुई थी। कोरोना की वजह से हुए नुकसान से उभरने के लिए कुमाऊं मंडल विकास निगम नए प्लान पर काम कर रहा है। ये प्लान क्या है, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए आप। कोरोना से उभरने के लिए कुमाऊं मंडल विकास निगम ने नए प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। घाटे से उभरने के लिए नौकुचिया ताल के परिचय गेस्ट हाउस और मोहान के टूरिस्ट आवास गृह को पीपीपी मोड पर देने की तैयारी हो रही है। वहीं अल्मोड़ा, नैनीताल, रानीखेत, बिनसर, कौसानी के रेस्ट हाउसों को अपग्रेड कर 3 स्टार कैटेगरी में लाने का खाका खींचा गया है। निगम की कमाई बढ़ाने के लिए 10 नए पेट्रोल पंप कुमाऊं में लगाने की तैयारी है। लोकल फूड, लोकल कुजीन को भी प्रायोरिटी दे पाएंगे। साथ ही बाहर से आने वाले सैलानियों को हम ब्रांडेड एवं दूसरे राज्यों के खाने का भी लुत्फ उठाने का एक अवसर प्रदान कर पाएंगे। साथ ही क्राफ्ट सेंटर में हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ क्राफ्ट्स को भी एक सेलेबल पॉइंट्स दे देंगे, जिससे हमारे यहाँ पर लोकल लोगों को एक नया आमदनी का जरिया मिल जाएगा। दरअसल पिछले साल कोरोना के बाद खासा नुकसान हुआ था। इसके बाद से केएमवीएन इससे उभरने के लिए रणनीति बना रहा है। वहीं कैलाश मानसरोवर यात्रा के विकल्प के तौर पर भी निगम आदि कैलाश की यात्रा पर फोकस कर रहा है। इसमें देश भर के धार्मिक पर्यटकों को कैलाश धाम लाने की योजना है। आदि कैलाश यात्रा हमेशा सुचारू रूप से चल सके, लगभग बहुत नजदीक तक रोड पहुंच चुकी है। उस पर हम सारे लोगों की यात्रा को पूरे देश से, विदेश से यात्रियों को आदि कैलाश तक ले जाने का प्रयास करेंगे। बहरहाल कोरोना के बाद अब बारी है उस घाटे से उभरने की जो पिछले 1 साल में हुआ है। हालांकि जो प्रयास अब निगम करने जा रहा है, इसके क्या परिणाम होंगे, इसके लिए इंतजार करना होगा। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। विस्थापितों के शहर नई टिहरी में एक बार फिर से पानी के बिलों को लेकर मामला गरमाने लगा है। विस्थापितों ने जहां जल संस्थान पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया, तो वहीं जल संस्थान बिल नहीं लेने को लेकर शासन से कोई निर्देश नहीं मिलने की बात कह रहा है। विस्थापितों को बिजली और पानी मुफ्त दिए जाने का वायदा किया गया था और हनुमंतराव कमेटी द्वारा विस्थापितों के मामले पर निर्णय लिए गए थे, जिसे सरकार द्वारा स्वीकार भी किया गया। बावजूद इसके पानी के बिल भेजे जा रहे हैं। विस्थापितों में इस बात को लेकर खासा नाराजगी है। देहरादून जेल में कोरोना संक्रमण को देखते हुए मार्च महीने में 6 महीने के लिए पैरोल पर छूटे 7 सजायाफ्ता कैदी और 34 विचाराधीन बंदी लापता हैं। पैरोल की समय सीमा खत्म होने के बाद भी कैदी वापस नहीं लौटे। ऐसे में जेल प्रशासन और पुलिस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब जेल प्रशासन ने सभी एसएसपी से इस बारे में जानकारी मांगी और सभी कैदियों की तलाश की जा रही है। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, यूपी और पंजाब के कैदी भी इनमें शामिल हैं। खबर कोटद्वार से आ रही है, जहां कालागढ़ टाइगर रिजर्व के अंतर्गत लैंसटाउन के
रथुवाडाब इलाके में 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का आज समापन हुआ। फेस्टिवल के दौरान इलाके में मौजूद पक्षियों के अद्भुत संसार को देखा गया। देश भर से बड़ी संख्या में पक्षी प्रेमी बर्ड फेस्टिवल पहुंचे और कोविड के रथुवाडाब इलाके में 350 से ज्यादा प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। पक्षी प्रेमियों ने 3 दिन के दौरान बर्ड वॉचिंग का लुत्फ उठाया।